कांति की वो अहम रैली जिस पर बीजेपी पार्टी बहुत कुछ डिपेंड करती है। ये मंच है, अभी आने में समय है प्रधानमंत्री के, लेकिन उससे पहले का हाल आप देख सकते हैं कि पूरी भीड़ यहाँ पहुँच चुकी है। 2 मंच बनाए गए हैं, 2 मंच यहाँ कांति की इस रैली के लिए बहुत तैयारियां भी की गई थी, क्योंकि ये अधिकारी परिवार की परंपरागत सीट है। इस सीट पर जिस तरह की लड़ाई ममता बनर्जी लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उस समय भी जब यहाँ इस पूरे इलाके में आसपास में बीजेपी ने 2019 के चुनाव में बहुत बेहतर किया था, यहाँ भी 6 लाख वोट हासिल किए थे कांति लोकसभा में, लेकिन यहाँ 7 लाख वोट लेकर टीएमसी के शिशिर अधिकारी, गौर कीजिए ये उनके पिता हैं शुभेंदु, जो नंदीग्राम में चुनौती दे रहे हैं ममता बनर्जी को, और कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी रहे इस परिवार का यहाँ कामरूप लोकसभा सीट, कांति लोकसभा सीट, दोनों पर इस परिवार का कब्जा है। एक पर शुभेंदु का छोटा भाई देवेंदु एमपी है, तो दूसरे पर शुभेंदु के पिता वो एमपी है। इस पूरी भीड़ को, अगर ये भीड़ कांति की रैली इतनी अहम क्यों है, क्योंकि इसी लोकसभा सीट के आसपास जो नंदीग्राम सीट है वो विधानसभा सीट है जिस पर ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। इस पूरी भीड़ का माहौल, इस पूरी भीड़ का उत्साह ये बता रहा है कि बीजेपी इस पूरी सीट के लिए कितनी व्यग्र थी। अगर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूं, ये भीड़ अभी 1.5 से 2 घंटे बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, लेकिन उससे पहले दूर तक आपको ये भीड़ और भीड़ ही दिखाई देगी। ये इशारे करती है कि इस समय किस तरफ हवा यहाँ चल रही है, और जो नरेंद्र मोदी नंदीग्राम को लेकर ब्रिगेड मैदान में जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के क्या मायने थे ये आपको इस भीड़ से समझ में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ममता दीदी की स्कूटी वहाँ जाकर अगर एक्सीडेंट करना चाहती है ममता दीदी नंदीग्राम में तो उनकी मर्जी, और वो विश्वास क्या था वो ये भीड़ बता रही है। इस भीड़ में आप देखेंगे मंच से, अभी मंच पर लोग सिर्फ भारत माता की जय के नारे पर आप जवाब देखिए, ये भीड़ का जुड़ाव होता है, किस तरह से वो अपने नेताओं के साथ जुड़ रही है, किस तरह बदलाव की आकांक्षाओं के साथ ये महिलाएं कितने घंटों पहले आकर बैठी है महिलाएं, इनको सिर्फ एक नज़र देखना है, क्योंकि हो सकता है इनमें से बहुत सी महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा के साथ रब्ता न कर सकें, लेकिन इनको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं। और ये लगातार अगर आप बीजेपी के दूसरे केंद्रीय नेताओं की रैलियाँ कवर कर रहे हैं और इसको देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ की जनता भी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही बीजेपी को आश्रित मानती है। वो मानती है कि जो मोदी बोल रहे हैं वही बीजेपी का मतलब है। हालांकि बहुत सारे इस के साथ यहाँ रैली में भीड़ मौजूद हो सकती है, क्योंकि लोगों का मानना है अधिकारी परिवार ही परिवार था जिसने लंबे समय तक इस पूरे इलाके में टीएमसी के वर्चस्व को बनाए रखा। क्या इस परिवार के जाने से ममता दीदी अपनी ताकत को बरकरार रख सकेंगी, ये सवाल लगातार लोगों को दिख रहा है। लेकिन इस पूरे मसले में हम लोग अगर इस पूरे चीज़ों को देख रहे हैं, इस पूरे हिस्से को गौर कर रहे हैं, तो ये भीड़ आपको ये उत्साह बता देगा कि हम इसको किस मायने में देख रहे हैं। ये भीड़ पूरी की पूरी भीड़ हम लोग जब भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मोबाइल पर भी जय श्री राम के नाम आप देखें, भीड़ अपने नेताओं के साथ पूरी तरह से भीड़ रही है, भीड़ जमाती है। ये देखिए आपको दूर तक आते हुए लोग लगातार आप देखिए बहुत पहले भर चुके हैं, ये सारे मैदान बहुत पहले भरे हुए हैं। दूर तक तीनों पंडाल के जो बड़े भारी पंडाल लगाए गए थे उन सब में लोग इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बदलाव है और ये बदलाव आएगा। और जो कांति लोकसभा सीट है उन लोकसभा सीटों को अगर आप गौर से देखेंगे तो अधिकारी बंधुओं की अपनी एक डेढ़ लाख उस परिवार की हर स्थिति में रहती है। इसीलिए ये सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली का चुनाव किया था, पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद। इसके बाद प्रधानमंत्री की अगली रैलियों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रैलियों को अभी इस रैली के सहारे नंदीग्राम का गणराज्य साधना चाहेंगे। नंदीग्राम की जो पूरी रणनीति है वो भी यहीं से इसी रैली से तय होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली इसके बाद इस पूरे फर्स्ट और दूसरे फेज के चुनाव के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री की जो 1 अप्रैल से रैलियों का शुरू होगा सिलसिला वो उलबेरिया से शुरू होगा। उलबेरिया एक अलग
तरह से उनकी रैलियाँ, लेकिन हम पहले और दूसरे फेज जो सबसे अहम फेज है और खासतौर से वही फेज ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य की तरफ भी एक इशारा करेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक नंदीग्राम के अलावा किसी दूसरी सीट से न लड़ने का ऐलान किया हुआ है और बीजेपी उनको इस सीट पर घेरने में कामयाब हुई है। बीजेपी को लगता है कि ये सीट जो है अगर वो ममता बनर्जी को यहाँ रोकने में कामयाब रहती है तो फिर ये पूरा का पूरा उनको बाकी हिस्सों में ममता बनर्जी विचार नहीं कर पाएंगी और उसका भी असर उनकी पार्टी की संभावनाओं पर पड़ेगा। और मुझे लगता है ममता बनर्जी जिस समय यहाँ नंदीग्राम को चुनाव प्रचार और परिवार अधिकारी परिवार को सबक सिखाने के लिहाज से जब उन्होंने ये सोचा था कि किस तरह से वो यहाँ ये बता देंगे कि ये नंदीग्राम ममता का नंदीग्राम है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने राजनीतिक प्रतिष्ठा और अपनी राजनीतिक शैली को, जो उनकी अभी तक की राजनीतिक शैली रही है, उस शैली को उन्होंने पूरी तरह से उसके अनुसार उन्होंने अपने खिलाफ जो अपने खिलाफ एक हवा को भी भापने में शायद थोड़ा गलती कर दी है। नंदीग्राम की ये हवा चूँकि कांठी लोकसभा सीट के अंदर जो एक हवा की जो पूरी हवा इस समय चल रही है उसको उन्होंने भापने में शायद थोड़ा गलती की है और लगता है कि यहाँ की भीड़ जिस तरह से सभाओं में उमड़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी सभाएं हम लोग कवर करें ब्रिगेड मैदान से लेकर अब तक की, और उनमें आने वाली भीड़ का उत्साह उनके साथ जिस तरह का रिश्ता जोड़ता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से ये पूरा इलाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारों के साथ खड़ा होता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था उसका डबिंग है, बांग्ला में है, जो उन्होंने ब्रिगेड मैदान में शुरुआत की थी। लगभग 7 मिनट की रिकॉर्डिंग उन तमाम लोगों के लिए है जो बांग्ला सिर्फ समझते हैं, हिंदी नहीं समझते। तो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में पहले के बाद ये तय किया गया था कि लोगों को जो यहाँ पहुँचती महिलाएँ हैं, गाँव के लोग हैं, वो बांग्ला जो समझते हैं, सिर्फ हिंदी नहीं समझते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह की रैलियों में पहुँचते हैं, उनको ये समझाया जाएगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा। तो ये मैसेज हम आते हुए देख रहे हैं, वो इस समय 7 मिनट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसका हिस्सा है। आप देखिए उस समय भी लोग ताली बजा रहे हैं, यानी जो एक भाषण की डबिंग है उस पर भी वो लोग जुड़ रहे हैं और वो कई बार ऊपर देख रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी कब पहुँचते हैं, कब आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और वो कब देखेंगे कि उनको देखकर अपने नेता को देखकर मैं फिर वापस इसी इलाके में आता हूँ। शिशिर अधिकारी 75-80 के दौर से यहाँ जब पूरी राजनीति कांग्रेस की उस समय हुआ करती थी और वो कांग्रेस में थे, उनके आने के बाद ही पूरे इलाके पूरा टीएमसी का वर्चस्व शुरू हुआ। इस परिवार ने पूरे इलाके पर लगभग 70% राजनीतिक एक लड़ाई हर बड़े मूवमेंट, हर छोटे ये सुरेंद्र अधिकारी के नाम के साथ है, ये सुरेंद्र अधिकारी के आने के बाद इस तरह से ये लोगों का उत्साह है। ये फिर देखिए तमाम लोग सुरेंद्र अधिकारी ये बताता, देखिए आप किस तरह से लोग पूरी तरह से सुरेंद्र अधिकारी के नमस्कार आने के साथ ही इस रैली को क्या कहें कि क्या नंदीग्राम का संदेश कुछ और है, क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। ये भीड़ जिस उत्साह के साथ है, हालांकि इस रैली में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, पिछली रैलियों से सबक लेते हुए, क्योंकि जिस तरह की भीड़ हो जाती है उसको कंट्रोल करना काफ़ी समस्या का काम होता है। इस बार कोशिश की जा रही है कि बैठाया गया है और तमाम आपको दिखेगा कि ये भीड़ बैठी हुई है, जो पीछे खड़े हुए लोग हैं, बाहर सड़कों पर खड़ा है। यानी अब अगर हम ये कहें कि इस मैदान की रैली के आधार पर काफ़ी एक बदलाव की तरफ है, एक हवा चल रही है, जिसको ममता बनर्जी किस तरह से पक्ष करेंगी, उनके लिए ममता बनर्जी अब 27 तारीख से लेकर 1 अप्रैल तक अपने इलाके में रहेंगे, यानी वो नंदीग्राम में रहेंगे। जबकि आपको याद होगा जब पहली बार नंदीग्राम गई थी तो उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर्चा भरे ना भरे, क्योंकि पूरा चुनाव आपको चलाना है। और ममता दीदी को उस समय ये लगा था कि वो सिर्फ एक बार जाएंगी और उसके बाद फिर वापस वो अपने बाकी इलाकों में प्रचार करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो पहली रैली के बाद ये समझ गई थी कि यहाँ
जोखिम लिया है और ये जोखिम उनके लिए भारी भी हो सकता है। हालांकि इस पूरे में ममता दीदी का जो इलाके में कनेक्ट है आप उसको बहुत निगेट नहीं कर सकते, लेकिन ये भीड़, ये बदलाव, यहाँ की भीड़ का अलग अंतर होता है। यहाँ जो भी आता है वो उसको ये मान के चलना चाहिए कि ये वोटर है, क्योंकि बाकी राज्यों की तरह यहाँ पैसे से या रैली में इस तरह की भीड़ नहीं लाई जाती, क्योंकि यहाँ एक पार्टी का कार्यकर्ता या उसके समर्थकों को सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हमला करते हैं, उसको जवाब भी देते हैं, उसको टकराव भी सहना पड़ता है, उसको सरकारी योजनाओं में ये भी सहना पड़ता है, दुर्भावनाओं से और हमले सहने पड़ते हैं, शारीरिक उत्पीड़न सहना पड़ता है। इसलिए किसी को अगर ये लगता है, खासतौर से दिल्ली में बैठे हुए लोगों को जो अखबारों के सहारे या मीडिया के सहारे समझना चाहते हैं, उनको भी कई बार ये गलतफहमी हो जाती है कि भीड़ में रैलियों में जैसे बाकी जगह भीड़ पैसे से इकट्ठी हो सकती है, यहाँ मैनेज किया जा सकता है, सिर्फ आप उसका ट्रैफिक, उसका आवागमन, लेकिन यहाँ भीड़ को आप ला नहीं सकते। अगर आप दूसरी पार्टी का झंडा लेते हैं तो आपका नाम उस रजिस्टर में दर्ज हो जाता है, जिस रजिस्टर की चर्चा होती है, यानी आपको क्या भुगतना होगा आप जब तक बंगाल में नहीं होंगे आप समझ नहीं सकते हैं। इस रैली से अधिकारी बंधु बीजेपी को अपनी ताकत में दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस ताकत में फिर भी हमें कहना पड़ेगा कि ये ताकत अधिकारी बंधुओं से ज़्यादा मोदी की ताकत है। वो कुछ हिस्से के साथ आएंगे। बीजेपी ने 6 लाख वोट उस वक्त दिए थे जबकि मोदी के खिलाफ अधिकारी बंधु रहे थे, यानी जीत का अंतर सिर्फ 1 लाख था। तो आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि ये कोई आसान नहीं है। अधिकारी बंधुओं के लिए भी मोदी नाम ही यहाँ सबसे बड़ा नाम है। हम जय श्री राम के इस नारे को सुन रहे हैं। अभी मंच जो छोटा मंच बनाया गया रामायण का पाठ था वो इस तरह से ये बता रहे हैं कि दीदी जिस तरह, एक और बात मुझे लगता है कि ममता दीदी ने जिस तरह से जय श्री राम के नारे पर रोष जताया था, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया था वो कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट था, क्योंकि अगर आप गाँव घूमते हैं, बंगाल को घूमते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बंगाल में सिर्फ माँ काली का ही नहीं है, आपको हनुमान जो हनुमान है वो बहुत दिखाई देते हैं। आप लगातार उसमें देख सकते हैं कि हनुमान की बहुत मूर्तियाँ, बहुत मंदिर हैं, जगह जगह भगवान राम के मंदिर हैं और भगवान कृष्ण की घरों के बाहर, लोगों के गांव में घरों के बाहर दरवाजे पर लगी हुई मूर्तियाँ हैं। जिस तरह का रिएक्शन था वो सिर्फ एक राजनीतिक नारे को धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ने के लिए वो शायद कहीं गच्चा खा गई है। यहाँ का आप सुन रहे हैं पतित पावन सीताराम, ये जो अभी इससे पहले राम नाम चल रहा था उसी का हिस्सा है। आपको लगेगा कि जनता जय श्री राम के नारे को सबसे बड़ा नारा मान रही है। अगर हम ये सिर्फ कहें इस नारे को अब बीजेपी ने इसी को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ, बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा। और जब मंच पर हम लोग अभी यहाँ पहुँच कर देख रहे थे तो उतरते हुए देख रहे थे कि क्या वाकई यहाँ माँ काली की मूर्ति इस समय दिखाई दी और सबको यहाँ तमाम लोगों को बताया गया कि किस तरह से जो मुस्लिम तुष्टिकरण है वो यहाँ हुआ है। इस पूरी चीज़ को अगर आप गौर करते हैं तो जनता का समर्थन, जो भारी समर्थन है, कम से कम पहले और दूसरे फेज में जो जिस बीजेपी की आंधी को या प्रभाव को रोकने की कोशिश ममता बनर्जी ने की थी और जिस तरह की रणनीति उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ बनाई होगी, मुझे शक है कि प्रशांत किशोर इस बंगाल को सिवाय लैपटॉप से ज़्यादा या जो डाटा के बारे हम समझते हैं उससे ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन फिर भी वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ कामयाब होती नहीं दिख रही है। यहाँ के लोग उसके उन योजनाओं से, क्योंकि ममता दीदी का मानना था कि यहाँ अगर वो 50-50 कर लेती हैं या 60-40 कर लेती हैं तो आगे जब वो साउथ बंगाल में घुसेंगे तो वहाँ वो बीजेपी की पूरी बढ़त को काट सकेंगे और वापस इस राज्य की धरती पर पहुँच कर कामयाब होंगे। लेकिन ये भीड़ जो उनकी रैलियों में है, चाहे गुरुलिया में आपने देखा हो, बांकुरा में देखा हो, काठी में देख रहे हैं या फिर खड़ा लगभग चारों रैलियों में हर रैली में वहाँ महिलाओं की भारी भीड़ ये बता रही थी कि इस परिवर्तन के साथ ये पूरा इलाका प्रधानमंत्री मोदी के साथ चल रहा है और ये क्या मोदी का बंगाल है ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही मैसेज पूरा साउथ की तरफ बढ़ जाता है और ये हवा चलती है, नंदीग्राम में ममता जी फंस जाती है तो फिर हमको लगता है कि उसके बाद
ये बहुत मुश्किल होगा कि वो बाकी 6 फेज़ में अपनी बढ़त को कामयाब रखें। एक बार हवा चलती है तो फिर वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर ले जाती है। इस वक्त ये भीड़ हमको ये समझा रही है कि यहाँ ममता बनर्जी एक बड़ी टफ फाइट में है और उनकी स्कूटी अभी एक फिसलन भरी सड़क पर है।